एक नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है। लोग कहते हैं कि आप इतने सक्षम नहीं है कि आप अपने माँ बाप को अपने पास रख सकें। इतना बड़ा मुश्किल काम है कि अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ा कि किस बात के बच्चे हो या क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, साइकोलॉजिस्ट का है, डाइटिशियन का, सारी पोस्ट होती हैं, मगर जब एक्चुअल देखो तो एक्चुअल वहाँ पे ये सब आपको स्टाफ की शॉर्टेज हमेशा मिलती है कहीं। कैसे कोई एक यंग ब्लडेड बच्चे को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और वो केयर गिवर भी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन जुनेजा के साथ ये खास पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विपिन चौहान जी। सर, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर विपिन चौहान, मैं नोएडा के अंदर एक असिस्टेड लिविंग फॉर सीनियर्स रन कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 5 years। हाँ, और मेरा स्पेशलिटी जीरेटिक मेडिसिन है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि आप एक सेंटर चला रहे हैं असिस्टेड लिविंग का। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली क्या है कि लोगों को सिर्फ ओल्ड एज होम के बारे में पता होता है, लेकिन वहां जाने से घबराते हैं क्योंकि वहां सिर्फ फूड और शेल्टर के लिए ही जो नहीं पा रहे होते बुजुर्ग, उनको लाया जाता है। पेशेंट्स का उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो फिर घबराते हैं बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ने में। लेकिन जब छोड़ते हैं तो सोसाइटी उनको कुछ ना कुछ कहती है, तो एक टैबू सा बन गया है कि ओल्ड एज होम में भेजना ही एक बड़ा मुश्किल काम है, और भेज दिया तो फिर सोसाइटी के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है कि अपने पेरेंट्स को वहां छोड़ा कि किस बात के बच्चे हो या क्या है। तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे देश में ओल्ड एज होम को लेके, या किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? ये ओल्ड एज होम जो है, नाम सुनते ही बहुत डिप्रेसिव वर्ड है ये ओल्ड एज होम, और एक नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है। लोग कहते हैं कि आप इतने सक्षम नहीं है कि आप अपने माँ बाप को अपने पास रख सकें। ट्रूथ। हाँ, उनका इलाज कर सकें, उनके केयर कर सकें। हाँ, तो बिल्कुल ओल्ड एज होम नहीं भेजना चाहिए। मैं उनके बात को बिल्कुल तजव्वुद देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सही कह रहे हैं। अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास पॉसिबल और आप उनकी केयर कर सकते हो, अच्छी केयर कर सकते हो, अपना समय लगा सकते हो उनके पास, तो उससे बेहतर केयर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ, मगर आप तो जब समय के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ सब चीजें बदल रही हैं। अब ओल्ड एज होम वैसे ओल्ड एज होम नहीं रहे हैं। हाँ, अब ओल्ड एज होम सभी तरीके के हैं। आपके अपने फाइनेंशियल कैपेसिटीज के हिसाब से भी हैं, आपकी जरूरतों के हिसाब से भी हैं, आपके उनको क्या तकलीफ है उसके हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो गए हैं, है नहीं। और मैं सोचता हूँ कि जरूरत कैसी है उस पे। हाँ, मैं जैसे अभी आजकल जो है हम लोग एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो ओल्ड एज को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करा हुआ है। ओके। हाँ, जैसे 60 to 74 ईयर्स का एज है तो हम उसको यंग ओल्ड बोलते हैं कि भाई वो ऐसे वो हैं जिनको जो जिनका जो मकसद है वो रिलैक्स करना होता है कि भाई आपने जिंदगी भर बहुत काम किया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी है, तो अब समय आ गया कि हम इस ओल्ड एज को हम एंजॉय करें। और ये ऐसा समय है जो समय आपके लाइफ में कभी नहीं आया, कभी नहीं। हाँ, तो आप इसको मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। तो उस हिसाब से जैसे बताया मैंने 60 to 64 में इसमें आपके पास ऐसा भी नहीं होता कि एनर्जीज नहीं है, एनर्जीज भी होती है, आप वर्किंग भी होते हो, मतलब उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, मगर आप सुपरविजन वाले वर्किंग हाँ कर लेते हो। तो आजकल ये रिटायरमेंट होम का कॉन्सेप्ट आया है। रिटायरमेंट होम्स हैं, इसके अंदर काफी लग्जरियस रिटायरमेंट होम्स अभी हो गए हैं, इसके अंदर यस बिल्कुल इसके अंदर स्विमिंग पूल्स हैं, उसके अंदर वॉकिंग ट्रैक्स हैं, हाँ उसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, और अंदर इंडोर आउटडोर गेम्स का काफी ख्याल करा जाता है। हाँ, हर प्रकार की 5 स्टार सुविधाओं वाले भी हैं। अच्छा। हाँ, और इसका वॉकिंग एरियाज होते हैं, ग्रीनरीज होती हैं, सिटी से काफी पोल्यूशन से काफी दूर होते हैं। हाँ, एक वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, फिर दूसरा लोग होते हैं 75 ईयर्स के बाद और 84 ईयर्स तक। हाँ, ये समय होता है जब मैक्सिमम लोग
जो है इसमें तकलीफें कहीं ना कहीं उनको घेर लेती हैं, जैसे कि डिमेंशिया हो गया, किसी को पार्किंसन हो गया, किसी को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिसेबिलिटीज उसके कारण हो गई, मतलब वो नहीं चल रहे हैं, आपको सीओपीडीज हो गई हैं, हाँ आपको हार्ट डिजीज हो गई हैं, तो उसके लिए ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, असिस्टेड लिविंग की आवश्यकता होती है। तो मतलब कोई सहयोगी होगा जो उसके इसमें रहने में करेगा। आपको केयर पर्सन के बिना आप डिपेंडेंसी हो जाती है, तो आपको केयर पर्सन चाहिए, जो हाँ, केयर गिवर जिसे हम केयर गिवर्स चाहिए, केयर ठीक है। पर्सन चाहिए, और जो कि प्रोफेशनल केयर गिवर्स होने चाहिए, हाँ उनकी सुविधा आपको मिल जाए। ऐसे असिस्टेड लिव सेटअप्स में ये सब सुविधाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वो केयर गिवर्स दे रहे हैं, उनका नहलाना, उनका खिलाना पिलाना सब असिस्टेड होता है, जहाँ जैसी जरूरत होती है वहाँ पे ये किया जाता है, ठीक हाँ है। उसका प्रबंध वहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही जो 85 इयर्स या उससे ऊपर के लोग होते हैं, उस समय बिल्कुल वीक हो जाते हैं लोग, हाँ बहुत कम लोग होते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो बिल्कुल कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि एकदम से उनको मतलब उनका ट्यूब्स डली होती हैं, उनको कैंसर्स हो गए या ऐसा कुछ हो गया, जो मैं ये क्राइटेरिया एज का कह रहा हूँ, पूरा ये मेडिकल उस पे आ जाता है। हाँ ये ऐसा नहीं है कि जो मैं एज ग्रुप बता रहा हूँ उसमें उन्हीं लोगों के लिए है, किसी भी एज पे किसी को भी हो सकता है, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेजरली इस एजेस में आती है, स्टेजेस बनी हुई है। हाँ ठीक तो है। हमें उन सबका ख्याल करना है, मगर एक आइडियल, अगर मैं आइडियल ओल्ड एज होम बोलूं, हाँ ओल्ड एज होम तो जो एक तरीके का ओल्ड एज होम और है जहाँ पे ओनली सिर्फ शेल्टर दिया जाता है, फूड दिया जाता है, और छोटा मोटा फर्स्ट एड दी जाती है, हाँ वो भी ऐसे भी सेटअप्स होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, मगर मेरे हिसाब से एक आइडियल ओल्ड एज होम वो होगा जहाँ पे ये सारी सुविधाएं अफोर्डेबल प्राइस में सबको मिल सके, या मैं तो कहूँगा कि मिनिमम प्राइस में मिल सके, या गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जितना उनके हेल्प कर सकते हैं ऐसे सेटअप्स के, ऐसे सेटअप की हेल्प करे, जिससे कि वो कॉमन मैन के बजट्स में आ जाए। तो अभी तक ऐसा कुछ आप लोगों को मतलब लगा है कि गवर्नमेंट से कुछ इस पे कंसर्न लिया जाता हो, या सेटअप्स बनाने में गवर्नमेंट कोई एड देती हो? बिल्कुल जैसे हम लोग इस पे काफी अपडेटेड है, गवर्नमेंट भी अपडेटेड है कि क्या इनकी जरूरतें हैं, कैसा है, तो गवर्नमेंट के अपने प्लान होते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज होती है, कैपेसिटीज होती हैं, तो वो लोग मैंने यहाँ तक देखा है कि एक बहुत अच्छे सेटअप्स बना लेते हैं, वो बिल्कुल इस हिसाब से करते हैं, मगर जैसे आपने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनते हैं, और हॉस्पिटल बनने के बाद बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, मगर डॉक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ पे, स्टाफ प्रॉपर नहीं होता है, हाँ ऐसे ही ये ओल्ड एज होम्स बना गवर्नमेंट ने बनाए, उन्हें काफी प्रोफेशनल ओल्ड एज होम्स बना रखे हैं, जहाँ पे फिजियोथेरेपी का भी इंतजाम है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, साइकोलॉजिस्ट का है, डाइटिशियन का, सारी पोस्ट होती हैं, मगर जब एक्चुअल देखो तो एक्चुअल वहाँ पे ये सब आपके स्टाफ की शॉर्टेज हमेशा मिलती है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मतलब वो प्रॉपरली मैनेज हो, हाँ सारे जो देखिए जितना इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनाना है उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल्स रखना, उसके है ना, ऑपरेशंस को मैनेज उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना, तो वो अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया होगा। और जैसे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो आइडियल ओल्ड एज होम है वो एक अच्छी सुविधाओं वाला होना चाहिए, हाँ उसके अंदर मंदिर जरूर होना चाहिए, मंदिर या जो भी पूजा स्थल होना चाहिए, हाँ साथ में इसके ओल्ड एज होम के लिए कुछ बेड्स जो हैं वो मेडिकल केयर के होने चाहिए, असिस्टेड लिविंग के होने चाहिए, और पॉसिबल अगर हो तो वहाँ पे कम से कम जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक एक होना चाहिए, और आइडियल प्लेस हॉस्पिटल के नजदीक होना चाहिए, कि कभी भी कोई इमरजेंसी हाँ तो वो सिचुएशन टाइमली उसको वो मैनेज हो जाए, टाइमली उसको रेफर किया जाए, जी ले जाया जा सके। जी। तो ये सर अभी कैसा ग्रोइंग इंडस्ट्री है कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझें, यस लोग आ रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने या काम करने, बिल्कुल या बिल्कुल नहीं? मैं आपको आपने बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ये ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, बहुत
तेजी से इसका इजाफा हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है। अभी हमारे जो 2024 में जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 मिलियन लोग जो हैं इसके अंदर, मतलब इसमें आई थिंक 11%, हाँ 11% जो है ये एल्डर पॉपुलेशन है, जो अभी 2025 पे ये मोर देन 20% हो जाएगी, अराउंड 21% होने वाली है, मतलब 150 मिलियन लोग हो जाएंगे और 150 का 20% हो जाएगा। हाँ हाँ, तो मतलब वही लगभग 20% ऑफ द पॉपुलेशन वो ओल्ड होगी। और इसी प्रकार के जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा बुजुर्गों वाली जो कंट्री इस समय हुई पड़ी है, वो कंट्री है जो बहुत प्रोग्रेस करती थी, बहुत प्रोग्रेसिव वो है जापान। हाँ, जापान में काफी ज्यादा ये एल्डर्स हैं, हाँ, और वहाँ पे लगभग हर 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति ओल्ड है। हाँ, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन इज ओल्ड। तो भारत का भी किस नंबर पे सिचुएशन है, या भारत भी काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत काफी स्पीड से हो रहा है। और शायद चाइना भी जापान के बाद ही आता है, क्योंकि उसकी भी जनसंख्या काफी है। हाँ, और तो सभी कंट्रीज चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से एक गैप पड़ गया। सभी कंट्रीज जो हैं इसमें, मतलब एल्डर्स पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग शायद प्रिपेयर नहीं है, हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, सरकारों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी पॉपुलेशन है, आप बताइए कि अगर ये लगभग 20% अगर ये पॉपुलेशन है, तो वो ऐसी पॉपुलेशन हो जाएगी जो जिसकी इनकम जो है वो ज्यादा नहीं है। हाँ, वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। सेकंड, उनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब उनकी केयर करने वाले चाहिए। हमारे पास इतने ट्रेंड लोग नहीं हैं। तो हमारे पास अभी, मतलब अगर आपके हिसाब से समझे तो सीनियर केयर में, ओल्ड एज होम में, या असिस्टेड लिविंग में इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत कमी है, बहुत कमी, मैन पावर दोनों की, मैन पावर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, दोनों की बहुत कमी है। तो हमें सीरियसली इस पे काम करना पड़ेगा। तो अभी हमारा नेशन को, इसको अगर मान लीजिए तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन काउंट ऑफ सीनियर्स, तो कितना जरूरत है, कितना बड़ा गैप है जो अभी भरना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो चाहे वो मैन पावर वाइज? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान है, हाँ, वो ज्यादा नहीं है, मगर मैन पावर, ट्रेन मैन पावर, प्रोफेशनल मैन पावर, उसकी बहुत कमी है, उस पर सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको लगता है अभी तक कुछ ऐसा है गवर्नमेंट के पास, कोई कोर्स, कोई सिलेबस, या कोई ऐसा करिकुलम, या कुछ भी यूनिवर्सिटीज में कॉन्सेप्ट जहाँ पे इस चीज के लिए काम करा जा रहा है? देखिए, अब हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अवेयर हुई है, इस पे काम कर रहे हैं, लगातार पॉलिसीज बन रही हैं कि उनके बेनिफिट्स के लिए, मगर उसके अलावा भी, गवर्नमेंट के अलावा भी हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको सोचना पड़ेगा। हाँ, इसको एक मैं कहूँ तो एक नया प्रोफेशन है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज एल्डर केयर पर्सन। आप इनको अच्छे से इसको एज ए बिजनेस भी कर सकते हो। इसके अंदर बहुत आगे ग्रोथ है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना, मतलब विदेशों में देखा है, अमेरिकी जो कंट्रीज हैं, अमेरिकन है, ब्रिटेन है, बाहर की जो कंट्री है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में केयर गिवर वर्ड बहुत बड़ा है, और वहाँ पे उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत हाई है, वहाँ ट्रेनिंग्स भी हैं, प्रोफेशनलिज्म भी सिखाया जाता है, एक केयर गिवर तैयार कराने के लिए बहुत ज्यादा है, और वो आउट ऑफ कंट्री से भी मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को कि वो हमारे देश में आए और केयर गिवर बने। हमारे यहाँ क्या उसके लिए तैयारी है कि कैसे कोई एक यंग ब्लडेड बच्चे को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और वो केयर गिवर भी बने? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि केयर गिवर जो है हमारे इंडिया में ट्रेंड केयर गिवर्स नहीं है, जबकि ये रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हाँ, अदरवाइज भी आप ओल्डर केयर वो भी करो, अगर किसी का कोई ऑपरेशन होता है या कोई घर में किसी को कोई तकलीफ होती है, तो आपको जो ट्रेन लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, तो इसकी बहुत कमी है, और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, इंस्टीट्यूट ऐसे हो रहे हैं,
जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, होम केयर की ट्रेनिंग दी जा रही है, या मैं कहूँ तो जीडीए वर्ड यूज करते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, हाँ, उन लोगों की ट्रेनिंग की जा रही है। मगर मुझे लगता है कि इसको इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो केयर गिवर है उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आप कोई भी केयर गिवर बन सकता है जिसके पास कॉमन सेंस है। हाँ, तो उसको केयर गिवर का रोल क्या है? केयर गिवर के लिए जो बेसिकली उसको क्या उसमें एक पैशन होना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग के लिए सम्मान होना चाहिए। हाँ, सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड, उनको थोड़ा उठाना बिठाने का किस तरीके से शिफ्टिंग करनी है, बेड से शिफ्टिंग करनी है, किस प्रकार से डायपर्स चेंज करने हैं, हाँ, बेसिक चीजें करनी है। बेसिक नर्सिंग उनको आनी चाहिए। हाँ, हाइजीन के बारे में उनको पढ़ाना चाहिए, कैसे उसको साफ सफाई रखें। हाँ, कैसे उनको जो बिस्तर पे अगर कोई पड़ा हुआ है तो बिस्तर उसको पोजीशन चेंज करते रहे, इससे बेड सॉस वगैरह ना हो। हाँ, उनको टाइमली जो है स्पंजिंग या उनको नहलाना धुलाना करें, ठीक है, उनको व्हील चेयर पे बिठा के वॉक करवाएं। हाँ, इसके अलावा एक उनको थोड़ा जहाँ मेरे को लगता है कि जो ये मेडिकल के भी से रिलेटेड जो है जीडीएस है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, ये मेडिकल रिलेटेड होते हैं, असिस्टेंट नर्स होते हैं, नर्स के असिस्टेंट होते हैं। हाँ, इन लोगों में ये सब तो करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि उनको एडिकेट्स वगैरह की कमी होती है। कई बार वो सम्मान से उनको सम्मान दें, तो हमें कुछ हॉस्पिटलिटी वर्क भी उनको सिखाना पड़ेगा। हाँ, कि वो अच्छे से उनसे बात करें, है ना। तो इसके लिए अभी तक कुछ जैसे हम होटल मैनेजमेंट कराते हैं, नर्सिंग कराते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल हमारे देश में कोर्सेज हैं, सिलेबस हैं, करिकुलम्स हैं। अभी तक कुछ इसको लेके कुछ बना हुआ है, कहीं चल रहा है कुछ ऐसा आपके नॉलेज में है? क्योंकि देखिए, कोर्सेज हो रहे, मैंने बताया ना, होम केयर गिवर के कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, जीडीएस के कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत कम है। अच्छा। हमें बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा और इसको बहुत प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि मतलब जो कोर्सेज हैं, मान लेते हैं अगर एक नॉन कोर्स वाला एक कैंडिडेट है और एक कोर्स करके आया है, तो आपको क्या लगता है कि सफिशिएंट कौन रहेगा? बिल्कुल, जो कोर्स करके आ रहा है वो बिल्कुल उसको मतलब उसके अंदर उसने सीखा है उनको, लेकिन जो कोर्स करके आ रहा है और जो पॉइंट्स आप हमें बता रहे हैं, आपको लगता है कि वो उतना वेल ट्रेन्ड होके आएगा? देखिए, वहां पे उसको सिखा रहे हैं, उसके बाद उसको ट्रेनिंग्स है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका ये बढ़ेगा ना। जो उसके मतलब नहीं मींस जैसे आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि थोड़ा बेसिक नर्सिंग आना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज उसे होनी चाहिए, जो भी केयर गिवर की ड्यूटीज हैं बेसिक, वो सारी उसे अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो कोर्सेज ये जो करा रहे हैं लोग, कवर कर पा रहे हैं उतने एस्पेक्ट्स? हाँ, अब जो जेरेटिक केयर के जो कोर्सेज हो रहे हैं, हाँ, उसके अंदर ये सब करा रहे हैं। और ये करा रहे हैं, और हमें इस पे करना है। बहुत कम जगह, बहुत कम कोर्सेज हैं, बहुत कम जगह इसके जगह से हो रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि ये कोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। और ये कैसा महंगा कोर्स होते हैं? नहीं, ये बहुत महंगा नहीं होता और बहुत लंबे समय का नहीं होता। इसमें जस्ट 1 साल का या 2 साल में आप डिप्लोमास वगैरह ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, डिप्लोमास ले सकते हो, तो उतने में तैयार हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जैसे फुल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती है आपको कोई ऐसा नहीं क्या बीएससी नर्सिंग करना है या कुछ करना है। आपको बेसिक आप में बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, और आपका जो ब्रेन है, मतलब आपके वो सब मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए। हाँ, कॉमन सेंस होनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर कि बुजुर्ग को लेके कितना सीरियस है कैंडिडेट और कितना पोलाइट है? जैसे होता है ना, केयर गिवर हम चूज कर रहे हैं, आप सेंटर चलाते हैं, आप लोग रखते हैं केयर गिवर को, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि केयर गिवर्स का वही रिक्वायरमेंट इतनी है, तो अभी तो हमें इस समय तो ये होता है केयर गिवर मिल जाए,
मिल जाए। हाँ, अच्छा अभी तो हम ज्यादा, हमारे पास चॉइस बहुत कम है। अच्छा, अभी हमारे पास यही ऑप्शन हाँ, नहीं है कि हम अभी ये सिलेक्ट हाँ, करें, हाँ, हाँ, अभी हाँ। तो बस आ जाए, फिर कोई भी आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि केयर गिवर्स में ये सब चीज देखना चाहिए कि उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए, उसके अंदर बेसिक मेडिकल स्किल्स होनी चाहिए, हम्म। हाँ। अच्छा, जो नर्सिंग करते हैं या नर्सेज बनते हैं, वो भी इस इन में आते हैं इंडस्ट्री में आपके, या वो इसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नर्सेस भी होती हैं, और नर्सेस के बिना तो ये मतलब नर्सेस का वन ऑफ द वर्क है ये। नहीं, मतलब जो नर्सेज या जिसे हम कहते हैं मेल नर्स या वार्ड बॉय जो होते हैं, वो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं एज ए केयर गिवर, मतलब उनके उनके अंदर वो अभी तक जो कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी तक जो ये केयर गिवर्स हैं, वो वो यही वही हैं जो ये कि लोग। ये वार्ड बॉयज हैं या नर्सिंग असिस्टेंट हैं, यही लोग हैं जो अभी होम केयर का काम कर रहे हैं। ओके, तो इनका मतलब कैसा इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, इनकी कितनी ग्रोथ है इसमें, मतलब आपको लगता देखिए, है? बहुत अच्छा ग्रोथ है इनका इस समय, और बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि एक आप अगर 12th क्लास बच्चे को अगर उसको 25-30 हजार रुपया पर मंथ का मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा वो है। एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हाँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो स्कोप इसके अंदर बहुत है। इस हम्म। इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों तो को देखिए, इस करना पॉडकास्ट चाहिए। में ना एक चीज बहुत सही निकल के आई है कि हम अपने देश में कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, हमारा बच्चा या हमारा जो ये यूथ है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकता है। और केयर गिवर आज के टाइम में एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है सर, जैसे बता रहे हैं, अच्छी सैलरीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छा कोर्स है, और एक ह्यूमैनिटी का भी काम है, इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है ह्यूमैनिटी की भी है कि आप अपने देश के, अपने राज्य के, अपने जिले के बुजुर्गों के लिए और जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए हम काम कर पाएंगे। तो सर, बहुत सारे यूथ इस वीडियोस को देखेंगे और जानेंगे, तो एक यूथ को आप क्या मैसेज ऐसा देंगे कि वो केयर गिवर बनने के लिए अपने आप को तैयार करना स्टार्ट करें या आप लोगों तक अप्रोच करें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति केयर गिवर है, और हर व्यक्ति को केयर गिवर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले उसको एज ए प्रोफेशन में ना देखें, ये समय की जरूरत है। आप हर किसी के घर में अब बुजुर्ग हैं, हम्म। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि और सबसे बेस्ट वही है कि अगर केयर गिवर उन्हीं की फैमिली से हो, तो अपने अपने बच्चे अगर केयर गिवर हैं तो सबसे अच्छा है। मगर जैसे कि समय बदलता जा रहा है, लोग माइग्रेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, मतलब कि जो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रहे हैं, बड़े शहरों के लोग विदेशों में जा रहे हैं, तो बिल्कुल। माँ बाप अकेले होते जा रहे हैं। हाँ, शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है ना, फ्लैटों में 2 कमरे का फ्लैट है, उधर ही बच्चे भी हैं, सब हैं, माँ बाप दोनों के दोनों जॉब करने जा रहे हैं, है ना, जो उनके बच्चे हैं, राइट। हाँ, वो दोनों जॉब वर्किंग करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स। मेल भी जॉब करने जा रहे हैं, फीमेल भी जॉब करने जा रही है। वो अपने बच्चों पे कंसंट्रेट कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, सीनियर्स के लिए और वो अपने माँ बाप को नेग्लेक्ट ना करें। अगर उनसे वो केयर वो कर पा रहे हैं तो केयर करें, नहीं है तो उन्हें वो इस ऐसे सेटअप में करें। और अगर वो ऐसे सेटअप में भी उनको करते हैं, मतलब अपने माँ बाप को, मैं नहीं बोलूँगा ओल्ड एज होम, असिस्टेड लिविंग केयर में या रिटायरमेंट होम में अगर वो उनको करते हैं, उनको शिफ्ट करते हैं, तो उनसे उनको भी बहुत केयर मिलेगी, बुजुर्ग को बहुत केयर मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री पाएंगे, और अपने काम पे ज्यादा अच्छे से समय दे पाएंगे। तो एक होता है कि ओल्ड एज होम में हम जाते हैं, माँ बाप को अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसा दिखाया ही गया है कि एक बार छोड़ आए, उसके बाद बच्चे अपनी मस्ती में या अपनी दुनिया में, इमेज यही ड्राफ्ट की जाती है शुरू से। आप लोग कैसे उस इमेज को समझते हैं कि चेंज किया जा सकता है, कि असिस्टेड लिविंग जो है वो इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ छोड़ के आ गए और निकल गए, तो क्या अलग है उस इमेज से असिस्टेड लिविंग? मैं वही ये देखिए, जो ओल्ड एज केयर है वो या असिस्टेड लिविंग है, ये
मेरे नजर में ये बुरी चीज नहीं है, ये एक सर्विस है, हाँ, एक हेल्प है जो हम बुजुर्ग को दे रहे हैं, उसकी फैमिली को भी दे रहे हैं। राइट। ठीक है, तो हम ये कहीं कोई ना समझे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बार उन्होंने छोड़ दिया तो वो मुक्त हो गए, अपनी बीमारी से मुक्त हो गए हैं। हम ये हमेशा हर पेशेंट से, उनके रिलेटिव से यही कहते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, मगर आप कभी ये मत भूलिए कि हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। आप आते रहिए, मिलते रहिए, अगर नहीं समय है तो आप या दूर हैं तो आप उनसे वीडियो कॉलिंग पे कनेक्ट रहिए, मगर कनेक्ट रहिए। राइट। आप कनेक्ट रहेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, हाँ, उनमें हिम्मत आएगी और वो अच्छे से अपना बुढ़ापा एंजॉय कर पाएंगे, बुढ़ापे को। तो आपके सेंटर में जो अभी हैं पेशेंट्स हैं या जो सीनियर्स हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जो गार्डियंस होते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से, और आप लोग करते हैं उनको कनेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने शेड्यूल बना रखा है कि हर हमारे पास जो भी बुजुर्ग है वो अपनी फैमिली से एक बार कनेक्ट करता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं। सबके हमने डेज बनाए हुए हैं कि इस दिन जो है ये लोगों का उनके बच्चों से बात करानी है। हाँ, मतलब ये आप अपनी ड्यूटी का पार्ट समझ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने एंड से ये करना है कि हमने उनको फोन करना है और उनसे बात करवानी है। और बाकी ये है कि बच्चे होते हैं जब वापस आते हैं, सिटी में आते हैं तो मिलने आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा नहीं हुआ, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल इज्जत करते हैं, उनसे मिलने आते हैं, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, जैसा जिसका बनता है वो मिलने आता है। मतलब सिर्फ पैसा देना या पैसे के लिए बात करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि अपनापन रहे, जुड़ाव रहे, बिल्कुल, और बिल्कुल, वो दोनों साइड से रहे। तो बच्चे भी करते हैं और आप लोगों ने तो एक टाइम टेबल और रूटीन में उसको डाल ही रखा है कि आपको मिलवाना है या वीडियो कॉल्स करानी है, बात कराना है, वो आप लोगों ने अपने उसमें रूटीन में डाल रखा है। जी 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 जी।